हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षण क्लासेस यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से जीडीसी 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एलपी और गुड्स गार्ड पोस्ट के लिए जारी किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से गुड्स गार्ड के लिए यह तीसरी बार जीडीसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पहली बार नवंबर 2021 में, दूसरी बार जुलाई 2023 में एंड तीसरी बार मई 2024 में जारी किया गया है। नोटिफिकेशन तो जारी हो जाता है, कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर भी देते हैं और एग्ज़ाम शेड्यूल भी जारी कर दिया जाता है, पर किसी कारणवश आगे का प्रोसेस नहीं हो पाता। खैर, नोटिफिकेशन दिया गया है तो जो भी एलिजिबल रेलवे एम्प्लॉय है वो फॉर्म भरेंगे ही। बस दुआ करता हूँ कि आगे का प्रोसीजर भी इस बार फाइनल हो जाए। तो चलिए बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के डिटेल्स के बारे में, जैसे कि वैकेंसी, एज, क्वालिफिकेशन एटसेट्रा। लगभग सारे इन्फॉर्मेशन पहले की तरह ही है, फिर भी एक बार इस नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है जनरल डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 के नाम से है, जिसका कि पब्लिकेशन आपको 13 मई 2024 को किया गया, लेकिन आपको वेबसाइट पे 14 मई 2024 को दिखाई दिया होगा। एंड इसका ओपनिंग डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन जो है 13 मई 2024 को दिया गया है। यानी कि आप जो है इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई आप 13 मई 2024 से कर सकते हैं, लेकिन इसका लिंक एक्टिवेट जो है 14 मई 2024 से दिया है। एंड क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन जो है 12 जून 2024 को दिया गया है। यानी कि इस वैकेंसी के लिए आपको जो फॉर्म फिलअप करने का समय दिया गया है वो आपको 13 मई 2024 से 12 जून 2024 दिया गया है। हो सकता है कि इस फॉर्म फिलअप के लिए कुछ दिन के लिए एक्सटेंड करें, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही दिन आपके पास है, 13 मई 2024 से 12 जून 2024। और इन्हीं समय के बीच आप अपना फॉर्म फिलअप कर लें। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 1 नंबर पॉइंट में दिया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर हियर बाय इन्वाइटेड फ्रॉम ऑल एलिजिबल सर्विंग रेगुलर रेलवे एम्प्लॉइज ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे एक्सक्लूडिंग आरपीएफ और आरपीएफ एस पर्सनल लॉ असिस्टेंट कैटरिंग सुपरवाइजर्स फॉर फिलिंग ऑफ फॉलोइंग वैकेंसीज ऑफ एलपी एंड ट्रेन मैनेजर गुड्स गार्ड कैटेगरी अगेंस्ट जनरल डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसी कोटा। यानी कि जो भी रेगुलर रेलवे एम्प्लॉई है साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, सिर्फ आरपीएफ या आरपीएफ ऐसे पर्सनल लॉ असिस्टेंट कैटरिंग सुपरवाइजर्स को छोड़कर। And next, the candidates must read all the instructions of this notification before filling the online application by visiting the link rrc/ser, जो आपको rrc.ser.co.in पे दिया गया नोटिफिकेशन है, उसको आप डाउनलोड करके एक बार रीड कर सकते हैं। The community-wise breakup of vacancy to be filled with medical fitness, educational qualification and stages of examination are indicated below। यानी कि जो भी आपका डिटेल्स दिया गया है वो नीचे दिया गया है। सबसे पहले बात करें कैटेगरी नंबर 1 की, तो कैटेगरी नंबर 1 जो है एलपी पोस्ट के लिए है, जिसका कि पे बैंड आपको 5200 से 20,200 है एंड ग्रेड पे 1900 है। ये जो एलपी की वैकेंसी होती है लेवल 2 की वैकेंसी होती है। अगर वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो यूआर कैंडिडेट के लिए 420 वैकेंसी है, एससी के लिए 129 है, एसटी कैंडिडेट के लिए 74 है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 204 है एंड टोटल वैकेंसी की बात करें तो 827 है। यानी काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है। इतना तो ओपन में भी नहीं आता है, इसलिए जो भी कैंडिडेट्स एलपी बनना चाहते हैं तो बहुत ही सुनहरा मौका है। आप जो है अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए, बहुत आराम से एलपी बन जाइएगा। एंड मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो एलपी के लिए तो आप लोग जानते ही हैं कि A1 है। एंड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो एलपी के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन होता है वही सेम है, मैट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई। एंड जो अप्रेंटिस किए हुए हैं और जो डिप्लोमा किए हैं, 3 इयर्स डिप्लोमा है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। एंड जो बीटेक किए हुए हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ उसका जो है स्पेसिफिक स्ट्रीम होना चाहिए। एंड स्टेज ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी फॉलोड बाय एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी सीबीटी टेस्ट के बाद आपका साइको टेस्ट होगा, फिर डीबी, फिर मेडिकल के थ्रू आपका जो है सिलेक्शन होगा। एंड नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो ट्रेन मैनेजर या गुड्स गार्ड पोस्ट के लिए है, जिसका कि पे बैंड आपको 5200 से 20,200 है, विद ग्रेड पे 2800 है। गुड्स गार्ड जो होता है लेवल 5 की वैकेंसी है। अगर इसके वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो यूआर कैंडिडेट के लिए 188 वैकेंसीज है, एससी के लिए 59 है, एसटी के लिए 27 है, ओबीसी के लिए 101 है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 375 है, अच्छी खासी वैकेंसी है। और ट्रेन मैनेजर के लिए जो मेडिकल स्टैंड है वो A2 है। एंड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। यानी कि जो भी कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। एंड स्टेज ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा।
नेक्स्ट बात करें तो दिया गया है रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS जो है इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी JDC स्कीम के तहत EWS नहीं आता है रिजर्वेशन। एंड PWBD कैंडिडेट्स आर नॉट सुटेबल फॉर द अबव पोस्ट, यानी कि ये जो ALP और ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए PWBD कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। And candidates are advised to ensure that they are eligible as per the medical standards for the post, यानी कैंडिडेट्स को सलाह दिया जाता है कि आप खुद को इंश्योर कर ले, सुनिश्चित कर ले कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो है इन दोनों पोस्ट के लिए या जो भी आप पोस्ट को प्रीफर करते हैं उसके लिए सुटेबल है कि नहीं है। In case of failure of the candidate to pass the prescribed medical fitness for the post, he will not be considered suitable for implement of the post। अगर बाद में आप जो है इसमें सुटेबल नहीं होते हैं तो आपको कोई पोस्ट नहीं दिया जाएगा या कोई भी पोस्ट के लिए आपको सुटेबल नहीं माना जाएगा। एंड नेक्स्ट है जनरल इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी कंडीशन, यानी कि ये जो दोनों पोस्ट है इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो वहीं जो साउथ ईस्टर्न रेलवे के रेगुलर एम्प्लॉई है या परमानेंट एम्प्लॉई है वो इसके लिए एलिजिबल है। एंड पहला पॉइंट में अगर बात करें तो लोअर देन द ग्रेड पे लेवल्स ऑफ द नोटिफाइड पोस्ट फॉर विच JDC इज बीइंग कंडक्टेड, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स इस पोस्ट से अगर लोअर देन है, यानी कि अगर आप ग्रुप डी में जॉब करते हैं अगर लेवल 1 है तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, यानी कि LP के लिए आपका 2 से नीचे अगर आपका लोअर है ग्रेड पे तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। एंड 2 नंबर पॉइंट में है सेम ग्रेड ऑफ ए लेवल्स ऑफ पोस्ट फॉर विच JDC इज बीइंग कंडक्टेड आर एलिजिबल टू अपीयर इन सिलेक्शन फॉर JDC फ्रॉम नॉन सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी, यानी कि जो भी कैंडिडेट अगर सेम लेवल में है या सेम ग्रेड पे में है वो भी इस JDC वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, चाहे वो नॉन सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरीज हो एज वेल एज सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरीज पोस्ट हो, सिर्फ और सिर्फ जो है सेफ्टी कैटेगरीज पोस्ट टू नॉन सेफ्टी पोस्ट को छोड़कर। एंड थर्ड पॉइंट में बात करें तो कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट ऑन विच प्रेजेंटली वर्किंग, यानी कि उन कैंडिडेट्स को सलाह दिया जाता है कि वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है जो भी कैंडिडेट्स पहले से LP या ट्रेन मैनेजर के पोस्ट पे है। एंड फोर्थ नंबर पॉइंट की बात करें तो डिसीजन ऑफ द रेलवे रिक्रूटमेंट सेल GRC इन द मैटर ऑफ सिलेक्शन विल बी फाइनल, जो भी मैटर होगा सिलेक्शन से रिलेटेड वो GRC रेलवे रिक्रूटमेंट सेल GRC की तरफ से फाइनल किया जाएगा। एंड 5 नंबर पॉइंट पे है द नोटिफिकेशन में बी डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट दैट इज www.rrcscr.co.in पे आप जाके इस नोटिफिकेशन का को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड 6 नंबर पॉइंट में दिया गया है कि हो सकता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज या डिक्रीज करे ज़रूरत पड़ने पर। एंड 7th नंबर पॉइंट में दिया है रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द राइट टू अल्टर द मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ रिकंडक्ट CBT, यानी कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो सारे राइट्स हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड, अगर इसको इंक्रीज करेंगे या एग्ज़ाम को कैंसिल करेंगे या कोई भी प्रोसेस से रिलेटेड वो सब राइट्स अपने पास रखे हैं। एंड 8 नंबर पॉइंट की बात करें तो दिया गया है द स्कीम ऑफ JDC विल बी इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस और एक्सटेंशन ऑफ स्कीम इशूड बाय रेलवे बोर्ड इफ एनी इन फ्यूचर एंड विल बी बाइंडिंग एंड ऑन ऑल, यानी कि जो भी स्कीम है JDC का इसमें फ्यूचर में हो सकता है कुछ सुधार अगर करने का ज़रूरत पड़े जो कि रेलवे बोर्ड की तरफ से अगर इशू किया गया है तो वो जो है सभी के लिए बाध्य होगा। एंड थर्ड पॉइंट की बात करें तो RPF या RPF ऐसे पर्सनल आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर JDC इन टर्म्स रेलवे बोर्ड्स लेटर में दिया गया, इस कारण से वो एलिजिबल नहीं है। और लॉ असिस्टेंट या कैटरिंग सुपरवाइजर्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई इन टर्म्स ऑफ रेलवे बोर्ड्स लेटर, इस लेटर के थ्रू वो एलिजिबल नहीं है। एंड नेक्स्ट बात करें एज लिमिट, एज लिमिट की बात करें तो आपको दिया गया है कि द अपर एज लिमिट विल बी 42 ईयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 47 ईयर्स फॉर SC और ST कैंडिडेट्स एंड 45 ईयर्स फॉर OBC कैंडिडेट्स। The age will be reckoned as on 1st जुलाई 2024, जो कि ये लेटर के थ्रू होगा, यानी कि एज लिमिट जो है जनरल कैंडिडेट के लिए 42 ईयर्स, SC ST के लिए 47 ईयर्स, OBC के लिए 45 ईयर्स है। और एज का गणना जो है आपको 1 जुलाई 2024 तक के लिए मतलब 1 जुलाई 2024 के अनुरूप ही होगा। एज ग्रुप की बात करें तो अपर डेट ऑफ बर्थ जो है UR कैंडिडेट के लिए 18 से 42 है और उसका जो है 2 जुलाई 1982 के पहले का नहीं होना चाहिए। एंड OBC कैंडिडेट का जो एज रेंज है वो 18 से 45 ईयर्स है और उसका जो है अपर डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1979 से पहले का नहीं होना चाहिए। SC और ST कैंडिडेट का जो एज रेंज है 18 से 47 ईयर्स है और इसका जो अपर डेट ऑफ बर्थ जो है 2/7/1977 से पहले का नहीं होना चाहिए। एंड दिया है लोअर डेट ऑफ बर्थ जो है 1/7/2006 के बाद नहीं होना चाहिए।
एंड नोट में दिया है नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड टू एस सी एस टी ओ बी सी एन सी एल नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसीज। अगर जो भी मतलब रिजर्वेशन जो लिए हुए हैं, अगर वो चाहते हैं कि अनरिजर्व वैकेंसी में फाइट करें, अप्लाई करें, तो उनको ये जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो नहीं मिलेगा। एंड नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ एज। तो प्रूफ ऑफ एज जो है आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या मार्कशीट के अनुसार होगा, जो आप मेट्रिकुलेशन किए हैं। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो भी आपके पास एजुकेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी के अनुसार, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो कि वैलिड होगा उसके अनुसार है, तो आप इसके लिए मान्य है। अगर बाद में आपको किसी तरह का दिक्कत या फॉल्ट पकड़ाया जाता है तो वो आपको आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड इसमें दिया गया है कि वो कैंडिडेट जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन डिग्री है वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें दिया है दोज कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग इन एंड और अवेटिंग रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन एज ऑन क्लोजिंग डेट 12 जून 2024 आर नॉट एलिजिबल। यानी कि जो कैंडिडेट्स है जिसका कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन वेटिंग में चल रहा है, रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ है, अगर वो 12/6/2024 तक उसका रिजल्ट आ जाता है तो मान होगा, उसके बाद अगर आता है तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि जो वेटिंग वाले हैं वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। 7 नंबर पॉइंट की बात करें तो एग्जामिनेशन फी जीरो है, आपको कोई शुल्क इस वैकेंसी के लिए नहीं लिया जाएगा। एंड मोड ऑफ एप्लीकेशन, नेक्स्ट है मोड ऑफ एप्लीकेशन। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन शुड बी रजिस्टर्ड ऑनलाइन बाय फिलिंग ऑफ द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। यानी कि जो भी इसका ऑनलाइन फिलअप होगा वो पहले की तरह ही है। और इसका जो डेट ऑफ टाइम है आपको 13 मई 2024 से 12 जून 2024 के बीच आपको जो है आर आर सी एस सी आर के वेबसाइट पे आप फॉर्म भर सकते हैं। एंड 8.2 है कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन कैटेगरी ऑफ द पोस्ट। यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। एंड पहले अगर आप भरे हैं तो सारा जो है इंफॉर्मेशन पहले की तरह ही दिया गया है। अगर आपको कोई तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप ईमेल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट बात करें तो 8.7 में दिया गया है द लास्ट डेट और टाइम फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज़ 12 जून 2024। यानी कि आपको 12 जून 2024 तक फॉर्म भर लेना है। सारा जो है स्टेप्स आपको पहले की तरह ही है। स्टेप्स टू बी फॉलोड वाइल रजिस्टरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन वंस डेट इज सेव्ड एंड एप्लीकेशन इज सबमिटेड नो डेटा कैन बी चेंज। यानी कि एक बार आप अगर एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो कोई डेटा आपका चेंज नहीं किया जाएगा। और कैसे कैसे भरना है यहाँ पे आपको डिटेल्स दे दिया गया है, पहले भरे हैं तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। अगर न्यू कैंडिडेट्स हैं तो वो जो है वेबसाइट पे जाके आराम से स्टेप बाय स्टेप वो खुद फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें वही डिटेल्स दिया गया है, ओनली वन एप्लीकेशन दिया गया है, सारा कुछ सेम है। उसके बाद 11 नंबर पॉइंट की बात करें तो एम्प्लॉइज हु आर सेलेक्टेड आर लाइबल टू बी पोस्टेड टू एनी डिवीजन और यूनिट ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे दोज हु आर नॉट विलिंग फॉर पोस्टिंग इन्वॉल्विंग ट्रांसफर नीड नॉट अप्लाई। यानी कि वो कैंडिडेट जो पहले से जो डिवीज़न में काम कर रहे हैं, अगर चाहते हैं कि दूसरा डिवीज़न में ट्रांसफ़र करें पोस्टिंग से रिलेटेड, तो उसके चॉइस के अनुसार से नहीं पोस्टिंग मिलेगी, तो ये सोच समझ कर आप फॉर्म को अप्लाई करें। एंड डॉक्यूमेंट अपलोड की बात करें तो डॉक्यूमेंट का साइज़ जो है आपका फोटोग्राफ का साइज़ जो है 15 से 40 के बी है। सिग्नेचर एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है आपका 10 से 20 के बीच होना चाहिए। एंड एम्प्लॉय सर्टिफिकेट जो एनेक्सर 1 है वो आपको फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको अपलोड करना है। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन कास्ट सर्टिफिकेट हैविंग साइज 30 to 50 KB। यानी कि जो भी सर्टिफिकेट्स है उसका साइज 30 से 50 KB के बीच होना चाहिए। फोटोग्राफ में वही टोपी वगैरह चश्मा वगैरह नहीं यूज़ करके आप फ़ोटो दे सकते हैं या वह नहीं दे सकते हैं। एंड सिग्नेचर जो है रनिंग सिग्नेचर आपका होना चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपका क्लियर होना चाहिए। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो है आपका एसेंशियल सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन के अनुसार होगा, वही मान दिया जाएगा।
एंड 18 नंबर पॉइंट की बात करें तो 18 नंबर पॉइंट में दिया गया है एम्प्लॉय सर्टिफिकेट एनेक्सर 1 फॉर्मेट इन गिवन एनेक्सर 1 शुड बी अपलोडेड विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन एनेक्सर 1 शुड बी फाइल्ड by the applicant with his signature and thumb impression which must be the same as uploaded in the application and verified by the applicant's immediate supervisor duly signed with seal and mobile number एम्प्लॉय सर्विस सर्टिफिकेट विल बी दी ओनली एलिजिबल आईडी एट ऑल स्टेज ऑफ द जीडीसी यानी कि ये जो एम्प्लॉय सर्टिफिकेट है नीचे में दिया गया है एनेक्सर 1 उस फॉर्मेट के अनुसार आपका होना चाहिए और उसमें जो है आपके सुपरवाइज़र या जो भी आपका ऑफिसर है उसका साइन एंड सील और उसका मोबाइल नंबर के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू होगा एंड अगर इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपको दे दिया गया है कि जनरल अवेयरनेस अर्थमेटिक जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग द से क्वेश्चंस रहेंगे। द क्वेश्चन पेपर विल बी 90 मिनट्स ड्यूरेशन ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा और हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का रहेगा एंड इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहता है जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा 1/3 ईच नेगेटिव क्वेश्चंस के लिए है काट लिया जाएगा एंड मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन दोज कैटेगरीज की बात करें तो यूआर के लिए मिनिमम 40% लाना अनिवार्य है। ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत है 30% चाहिए। एससी के लिए 30% चाहिए। एसटी के लिए 25% चाहिए। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोगो पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट थ्रू ऑनलाइन मोड सीबीएटी जो साइको टेस्ट होगा ऑनलाइन के थ्रू होगा जो एलपी पोस्ट के लिए कैंडिडेट है एंड बाद बाकी सब कुछ पहले की तरह ही है कोई खास चेंजेस नहीं है हम देख सकते हैं। हॉल टिकट या ई एडमिट कार्ड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है ये आपको दिया गया है कि ई एडमिट कार्ड्स टू द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट अबाउट 2 वीक्स बिफोर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी यानी कि आपको जो है ई एडमिट कार्ड जो है 2 सप्ताह पहले आपको वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड 21.2 में दिया गया है कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग देयर ई एडमिट कार्ड ड्यूली ऑब्टेनिंग द सिग्नेचर ऑफ द concerned supervisor or controlling officer in the space provided in on the e-admit card यानी कि जो ई एडमिट कार्ड होगा आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उस पर जो है आपका जो सुपरवाइज़र या कंट्रोलिंग ऑफिसर है उसका सिग्नेचर होना चाहिए। एंड दिया गया है आरआरसी विल नॉट इंटरटेन एनी रिक्वेस्ट फॉर एनी चेंज इन एग्जामिनेशन सेंटर अलॉटेड टू एलिजिबल कैंडिडेट्स यानी आरआरसी जो है एग्ज़ाम सेंटर को चेंज करने से रिलेटेड कोई रिक्वेस्ट को इंटरटेन नहीं किया जाएगा। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन वो तो बात बाकी है अगर आप एग्ज़ाम पहले पास कर लीजिए उसके बाद सारा प्रोसेस होगा। उसके बाद मिसकंडक्ट या मेल प्रैक्टिस दिया गया है ये सब आप लोगों को पता ही होगा। डिसीजन ऑफ आरआरसी टू बी फाइनल ये भी पहले की तरह ही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एनेक्सर 1 का फॉर्मेट ये दिया गया है एम्प्लॉय सर्विंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो आपको अपलोड करना है तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद नीचे आपको कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है। ओके गाइज इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।